राधे राधे सभी को। आज हम ISM सीरीज़ 8 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी दो वीडियोस बन चुके हैं। इसमें कि हमने चैप्टर का मैं नाम बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ओके, तो इसमें हम जो है 2 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, जिसमें 3.1 एंड 3.2 फर्स्ट वीडियो में इंक्लूड है, और सेकेंड वीडियो में 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, 3.7 और हाँ उसी के साथ 3.8 ये पॉइंट्स जो है कवर्ड है पार्ट 2 में। ओके, ये पार्ट 3 है इस वीडियो का, और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ओके, तो इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से समझिए। यूजेस ऑफ फ्यूचर्स आज हम स्टार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यूजेस ऑफ फ्यूचर्स में जो है क्या लिखा है, रोल ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में जो है रोल्स क्या है दूसरे पार्टिसिपेंट्स का। ओके, तो फर्स्ट है इसमें हैज़र। हैज़र क्या करता है? हैज़र की अगर हम बात करें, आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं थ्योरी, बट थ्योरी आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे नॉर्मली। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, ऐसा छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ मैं हैज़र के बारे में। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ हैज़र क्या है। हैज़र आर देयर to hedge their risk। ओके, हेजर यहाँ क्या करने आया है, वो अपने रिस्क को हेज करने आया है। रिस्क को हेज करने आया। रिस्क को वो कैसे हेज करेगा? सपोज दैट जो हमारा पार्टिसिपेंट है, मतलब जो भी हमारा ये अकाउंट होल्डर है, उसके पास फंड पड़ा है। ओके, फंड मतलब कि लिक्विड पड़ा हुआ उसके पास। अब लिक्विड आपको मालूम है, लिक्विड हम कहते हैं शेयर्स को। शेयर्स उसके पास पड़े हुए हैं, बट वो क्या करता है ना कि उसको पता लगता है सडन जो है एक मार्केट में शॉर्ट आने वाला है, या ओके क्या बोलते हैं, शॉर्ट मतलब कि मार्केट में एकदम से गिरावट आने वाली है, उसको मालूम है। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि उस टाइम पहले आया भी था एकदम से गिरावट। तो इसमें क्या हुआ कि उसको मालूम है कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, और जो शेयर्स के प्राइस है वो डाउन जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने इस फंड को हेज करेंगे, मतलब कि अपने शेयर्स को हेज करेंगे। कैसे बचाएंगे? वो उनको मालूम है कि भाई यहाँ पे जो है शॉर्ट आने वाला है, तो वो शेयर्स को जो है बेचेंगे नहीं। शेयर्स को क्यों नहीं बेचेंगे? उनको मालूम है अगर मैं बेचूंगा तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये कि मैं जिस भाव पे मैंने ख़रीदा था उस भाव पे मुझे दोबारा मिले या ना मिले। ठीक है, दूसरी चीज़ इसको ये डिविडेंड देता है, स्प्लिट वगैरह वो सब भी देता है, तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं रह जाएगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। और दूसरी चीज़ अगर उसको बेचना भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में शॉर्ट कर देगा। फ्यूचर में क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। इस प्रकार से जो है वो हेज करता है अपने शेयर्स को, अपने फंड को। ओके, सेकंड आता है स्पेक्यूलेटर और ट्रेडर। ठीक है, स्पेक्यूलेटर या फिर ट्रेडर। तो इसमें क्या होता है कि क्या लिखा है, ट्रेडर take the risk which hazards plan to offload from their exposure। ओके, यहाँ ये क्या करते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, ये जो है जो स्पेकुलेटर या फिर ट्रेडर जो है वो क्या करता है, वो जो हेजर्स के प्लान होते हैं उनको ऑफलोड करता है। मतलब कि जैसे सपोज दैट जो यहाँ पे हेजर क्या करता है, हेजर जो है शॉर्ट करेगा। ठीक है, वो शॉर्ट करने जाता है। अब बट फ्यूचर में जो मेन शेयर्स हैं, शेयर्स में तो वो शॉर्ट नहीं करता, बट यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडर्स वगैरह जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर जो है इनका जैसे उसने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद नीचे आया, तो ये वहाँ पे इसको करेंगे, मतलब कि ख़रीदेंगे, या फिर यहाँ पे वो ख़रीदेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, हेजर्स का रिस्क अपने ऊपर लेते हैं। हेजर्स का रिस्क अपने ऊपर लेते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही मालूम है किसका होता है, ट्रेडर का ही होता है। ठीक है, तो वो जो है रिस्क लेते हैं, समझ रहे हैं आप। थर्ड आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज की बात करें तो आर्बिट्रेजर क्या है, पहले भी बता चुका है। आर्बिट्रेजर जो है, इसका मैं एक छोटा सा डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। आर्बिट्रेजर्स
establish an efficient link between different markets। तो यहाँ पे क्या था कि आर्बिट्रेटर क्या करता है, एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट लिंक बिटवीन टू मार्केट्स, टू डिफरेंट मार्केट। वो दो डिफरेंट मार्केट में अपना लिंक करता है और जहाँ से सस्ता हो तो सस्ते सामान खरीद के फिर कंपनी मतलब किसी जो भी पार्टी होती है पार्टी को वो सेल करता है। ये आर्बिट्राज हो गया और ये दो डिफरेंट मार्केट हो गए। जहाँ से भी इसको सस्ता मिला उसने यहाँ से ख़रीदा और यहाँ पे महंगे में सेल कर दिया। ओके, यहाँ से मिला तो यहाँ से ख़रीदा, यहाँ सेल कर दिया, फिर यहाँ सेल कर दिया। तो इस प्रकार से वो काम करता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मान लीजिए टाइटन का हम एक वो ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल, टाइटन क्या करता है, टाइटन जो है गोल्ड भी सेल करता है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, ये सारी चीज़ें सेल करता है। अब एकदम से क्या होता है यहाँ पर जो है उसका ये तो ठीक है चलता है, हाँ, बट यहाँ क्या होता है ना कि उसने वो शॉर्ट कर रखा है, बट एकदम से प्राइस जो है गोल्ड वगैरह के बढ़ने लगते हैं तो वो तुरंत तो यहाँ लॉस नहीं कर सकता, वो यहाँ लॉस तो नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो कमोडिटीज़ में जाएगा और वहाँ पर गोल्ड को लॉन्ग कर देगा या फिर सिल्वर को लॉन्ग कर देगा या फिर डायमंड को लॉन्ग कर देगा। तो इस प्रकार से आर्बिट्रेटर यहाँ पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के रिस्क हैं। रिस्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात करते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके, अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या लिखा हुआ है हमारा कि ओके, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या बोल रहा है हमारा कि स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ये अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है इसको स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिस्क, इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, और अनसिस्टमैटिक रिस्क इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क दैट इज़ यूनिक टू स्पेसिफिक इवेंट पर्टेनिंग टू द कंपनी एंड और इंडस्ट्री। ओके, तो ये जो है मेनली जैसे कि हमने ये अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है। कैसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या थे, लिक्विडिटी रिस्क एंड ओवर द काउंटर रिस्क। ठीक है, तो ये सेम ऐसा ही काम करता है। लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है कि भाई शेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको ख़रीदेगा कौन या फिर महंगे में कौन ख़रीदेगा, सस्ते में कौन ख़रीदेगा, डिमांड एंड सप्लाई टाइप का। ओके, तो ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। दूसरा रिस्क ये हो जाता है कि भाई कौन ख़रीदेगा, कितने में ख़रीदेगा। तो ये इस प्रकार से होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है एकदम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप की हो गया और इससे कोई खास क्वेश्चन भी नहीं आता। तो यहाँ क्वेश्चन जो है सिस्टमैटिक रिस्क से ही आता है। सिस्टमैटिक रिस्क में हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई हिज पोर्टफोलियो एंड एलिमिनेट ए मेजर पार्ट ऑफ रिस्क। द सिस्टमैटिक रिस्क व्हाट इज लेफ्ट इन नॉन डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट रिस्क नॉन सिस्टमैटिक रिस्क वेरिएबल। तो ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो किस प्रकार से हो सकता है। सपोज दैट कि हम एक अच्छा शेयर खरीदते हैं। ओके, वैसा भी शेयर खरीदते हैं, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस वो भी अच्छा है, प्राइस वैल्यू भी अच्छी है और कंपनी का ओवरऑल सारा कुछ जो है बहुत अच्छा है। हाँ, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है कुछ टाइम से। बट एकदम से क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो भाई ओवरऑल मार्केट ही डाउन जाएगा, वो शेयर ही क्या, हाँ, सब कुछ जाएगा। कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पूरा का पूरा कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो वो शेयर भी नीचे ही जाएगा। ओके, ये हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा हो गया कि जैसे सपोज दैट अभी आपने देखा था बीते कुछ टाइम पहले कोरोना काल। ओके, तो कोरोना में भी यही हुआ था, अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क जैसा ये क्राइसिस आ गया पूरा का पूरा। ओके, ये सारा जो है सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना सिस्टमैटिक रिस्क में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है एक बीटा। ओके, जैसे यहाँ पे हैजर है, हैजर अगर देख लीजिए, हैजर अगर हैज करता है, हैज करेगा वो किसी भी चीज़ को, वो किस हिसाब से हैज करेगा। ओके, सपोज दैट उसके पास शेयर्स तो पड़े, बट वो शेयर्स को क्या, उसके पास अगर 2 करोड़ के शेयर पड़े हैं तो क्या वो 2 करोड़ का ही हैज करेगा? नो। ओके, वो कैसे होगा, वो हैज कैसे करेगा? या फिर हैजर ऐसा भी करता है कि उसको मालूम है, जैसे
अभी मैं आगे आपको बताता हूँ लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज में। ओके, यहाँ पे मैं बीटा पहले आपको बता देता हूँ बीटा क्या होता है। बीटा जो है बीटा मैं एकदम आसान भाषा ही बता देता हूँ आपको। बीटा जो है सिंपल सा, वो वोलेटिलिटी को दिखाता है। क्या दिखाता है? वोलेटिलिटी को। किसकी वोलेटिलिटी को? स्टॉक की। ओके, स्टॉक की वोलेटिलिटी को बताता है। जैसे कि अगर निफ्टी इफ़ और हाँ किसी शेयर का, इस शेयर का अगर बीटा 2.4 हुआ, ओके 2.4, और अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो ये बीटा जो है, ये शेयर जो है 2.4% मूव करेगा। अगर 2% करता है तो यहाँ पर ये 2.4 × 2 = 8, और यहाँ पर 4.8% मूव करेगा। तो इस प्रकार से बीटा होता है। ओके, बीटा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेजर्स और ये स्पेकुलेटर्स वगैरह जो है हेज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आप थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, VP × BP/VI। यहाँ पे VP का मतलब क्या हुआ? VP का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। BP का मतलब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, VI का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये इस प्रकार से होता है। और चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ हेजिंग। हेजिंग के इम्पोर्टेंट टर्म कौन से हैं? टर्म इन हेजिंग। हेजिंग में इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारा लॉन्ग हेज, ओके। फिर है नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट हेज, और ये है क्रॉस हेज, ओके। और ये लास्ट है हमारा हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ओके, तो देखिए लॉन्ग हेज में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग हेज में क्या होता है कि जैसे कि कोई शेयर है, हम एक स्टॉक को प्रॉपर देखते हैं, और वो स्टॉक जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है अभी वो चल रहा है। ठीक है, वो समझ गया कि हम यहाँ पे वो जो है 100 रुपीज़ आ गया, और 100 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से नीचे नहीं जाएगा, और यहाँ से वो 99 पे आता है, और यहाँ से वो मूव करता है बैक। तो वो 100 पे हम बाय करते हैं और उसको 104 पे सेल कर देते हैं, या फिर 105 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो 104 पे हम जो है उसको सेल कर देते हैं। तो एक प्रकार इधर ये लॉन्ग हो गया। फिर उसी टाइप से वो फिर से नीचे आता है। फिर यहाँ पे फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि सपोज दैट यहाँ तक 98 या फिर 97, इससे नीचे नहीं जाएगा, फिर वो 97 पे हम बाय करते हैं, फिर उसको ऐसे ही सेल करते हैं। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग हेज होता है। और यहीं पे शॉर्ट हेज बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। शॉर्ट हेज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई शेयर है, वो 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये चल रहा है, और 101 गया, ऊपर गया 101, और यहाँ पर मुझे मालूम है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। फिर हम 100 पर जो है इसको शॉर्ट कर देते हैं, 100 पर शॉर्ट करते हैं, और इसको 95 पे वापस बाय कर लेते हैं। फिर ये ऊपर आता है, फिर वैसे शॉर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये शॉर्ट हेज हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस हेज की अगर बात करें तो क्रॉस हेज में क्या होता है, क्रॉस हेज में क्या होता है कि क्रॉस हेज में क्या होता है कि हमारे पास एक शेयर है, ओके, शेयर है, बट हमें मालूम है कि शेयर जो है ये ऊपर जाएगा, और ओवरऑल मार्केट जो है निफ्टी नीचे डाउन आ रहा है, तो हम इसको जो है लॉन्ग कर देते हैं और निफ्टी को शॉर्ट कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से ये क्रॉस हेज हो गया। अब ये हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ सेम स्प्रेड की तरह है, जैसे नेकेड आईज हो गया, नेकेड आई मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्प्रेड कर देता है। अब जैसे 3 मंथ का चलता है, 1, 2 और 3,
3 महीने का जो है कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो फर्स्ट में वो लॉन्ग करता है, दूसरे में शॉर्ट कर देता है, तीसरे के लिए वो वेट करता है, फिर जब चौथा खुलता है फिर वो ऐसे ही शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे कर देता है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट और ये है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट्स। ओके, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट में क्या लिखा हुआ है, हम इसका मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आता वगैरह नहीं है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज आप समझ ही रहे होंगे। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रेफर टू ए लॉन्ग पोजीशन इन कैश और अंडरलाइंग मार्केट एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर। ओके, यहाँ सिंपल सा है। कैश एंड कैरी का मतलब क्या हुआ, कैश एंड कैरी क्यों, कैश एंड कैरी इसलिए ताकि वो फ्यूचर का प्राइस डिस्कवर करके बता सके। ओके, ये क्या बोलता है कि लॉन्ग करते हैं कैश में, कैश मतलब शेयर्स में। ओके, शेयर्स में लॉन्ग करते हैं और फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, इस प्रकार से होता है। रिवर्स कैश एंड कैरी मोड आर्बिट्राज, इसमें क्या होता है, रिवर्स कैश एंड कैरी टू लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर एंड शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइन। तो जैसा कि ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरलाइन, हाँ, शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइन। अंडरलाइन जो है लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट नहीं की जा सकती है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही हो सकता है और किसी में भी हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे वालों के ही लिए है। बट हाँ, आप समझिए, इसको समझना ज़रूरी है। रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, ये लॉन्ग, ये जो है ये आप 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में जो है लॉन्ग शॉर्ट करना होता है। बट यहाँ पर जो है आपको बता रहा है कि शॉर्ट करना है शेयर्स में, तो शेयर्स में शॉर्ट करना ईजी नहीं। ओके, मतलब शेयर्स में शॉर्ट नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म के लिए। अब क्या लिखा है, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज क्या हो गया, दिस आर्बिट्राज इंटेल्स 2 पोजीशन ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन 2 डिफरेंट मार्केट। ये क्या बोल रहा है, 2 पोजीशंस जो है रखनी है और सेम कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बोला, सेम कॉन्ट्रैक्ट में बट डिफरेंट एक्सचेंजेस में। तो एक्सचेंजेस डिफरेंट कौन कौन से हैं हमारे पास 2 ही एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट है NSE एंड सेकेंड इज़ BSE। ओके, BSE और NSE ही एक ऐसा है। और यहाँ पर जो है SBI जो है NSE में भी मतलब लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, SBI को ही जो है NSE में शॉर्ट कर देते हैं, मतलब फ्यूचर, ठीक है, और इसका लॉन्ग कर देंगे। तो ये दोनों जो है हो जाएंगे एक ही, शेयर्स तो एक ही है बट डिफरेंट मार्केट में। ओके, तो ये इस प्रकार से होता है इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज। ओके, तो आज के लिए इसे समझने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। राधे राधे सभी को।